जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ाए थे अम्ल, क्षारक एवं लवण, उसका आज हम एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में अम्ल, लवण एवं क्षारक का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बताएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। हम आपको बताए थे कि खट्टा और अम्ल यानी दोनों में जो होता है यानी अंतर, वो पढ़ाए थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। तो इसका आंसर देखिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करके हानिकारक यानी विषैले पदार्थ बनाता है, विषैले यौगिक बनाता है, जिसके कारणवश खाने के लायक नहीं रह जाता है। यानी पीतल के तांबे यानी दही में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और वो पीतल या तांबे के बर्तन के साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद वो विषैला यौगिक बना देता है, यह खाने के लायक नहीं होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाएं और इस गैस की उपस्थिति पर जांच आप कैसे जांच करेंगे। तो देखिए, अम्ल और धातु जो है अम्ल की अभिक्रिया होने में सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी हम आपको बताए थे कि जब अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं धातु के साथ तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, आपको याद रखना है। और एक उदाहरण देना है तो 2NaOH और ZN यानी ये है आपका धातु, ये है अम्ल, इसको रिएक्शन कराएंगे तो ZNA2 ZNO2 और उसके बाद H2 गैस बाहर निकलता है। आपको हम बताए थे कि तीर का निशान देता है तो वो बाहर निकलता है। जांच के लिए देखिए कि जलती हुई मोमबत्ती को परखनली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। हम आपको वहाँ पॉप ध्वनि के बारे में बताए थे। तो पॉप ध्वनि वो है जो फट 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 की आवाज़ होती है। अब देखिए मेरे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के साथ क्या करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए क्या कहता है कि हाइड्रोजन क्लोरिल अम्ल यानी तनु जो है वो हाइड्रोजन क्लोरिन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और उत्पन्न गैस की जलती मोमबत्ती बुझा देते हैं। देखिए यौगिक ए जो है वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है और देखिए CaCO3 को 2HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो वो जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। देखिए इसका संतुलित भी कर दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए पहला है कि HCl और NH3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। अम्ल का अभिलक्षण जो है वो उसका लक्षण वो नहीं प्रदर्शित करता है। तो देखिए HCl और NH3 जो है वो जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है, जिसके कारण अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H+ आयन यानी इसीलिए यह अम्लता को प्रदर्शित नहीं करती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन इसलिए है क्योंकि अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है और जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाह होता है। अब देखिए तीसरा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र रंग क्यों नहीं बदलती है। यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिन गैस जो है वह इसलिए नहीं बदलती है लिटमस पत्र को क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा। जल की अनुपस्थिति में HCl जो है वो H+ आयन नहीं उत्पन्न करेगा, सिर्फ जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल को तनुकृत करते समय
अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। यानी अम्ल को जो है उसको जल में मिलाना चाहिए या कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है और उसी को ये डिफाइन करने के लिए करा है। तो देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय अनुशंसित करते हैं कि यानी अनुशंसित यानी मतलब समझाते हैं यानी कहते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। जल को सांद्र अम्ल में मिलने से वह तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा और वह विस्फोट भी हो सकता है और इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए या अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ जो है वो सांद्रता कैसे प्रभावित हो सकता है। यानी अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जो है हाइड्रोनियम यानी आयन की सांद्रता यानी H3O+ और OH- जो है प्रति इकाई में यानी उस पर प्रति इकाई यानी बट्टा में जो है वो आयन की कमी होती है। इसीलिए अब देखिए कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH- तो उसकी सांद्रता कैसे प्रभावित हो, उसकी सांद्रता क्या होती है, वह बढ़ जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपके पास A और B दो है, A और B 2 विलियन है। विलियन A में विलियन A का pH मान मेरे दोस्तों देखिए क्या है कि आपके पास 2 विलियन है, A का pH मान जो है 6 है और B का pH मान जो है वो 8 है, B का pH मान जो 8 है। तो किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। तो देखिए A का जो pH मान है वो 6 है जो H से छोटा है और B का pH मान 8 है जो 7 से बड़ा है। तो A जो है वो आयन वो सांद्रता अधिक है, वो जो सांद्रता उसका जो है अधिक है, क्योंकि अम्ल और क्षारीय में हम आपको बताए थे कि यानी 7 यानी कि जिस साइड अगर मुंह बड़ा रहता है वह बड़ा हो गया और जिस साइड उसका मुंह छोटा रहता है वो छोटा हो गया। तो यानी 6 जो है वो 7 से छोटा है और 8 जो है वो 7 से बड़ा है, तो इसकी सांद्रता अधिक होगी। एक की विलियन में सांद्रता अधिक होगी यानी अम्लीय जो है वो अधिक है। अब देखिए H+ आयन H+AQ यानी आयन की सांद्रता का विलियन। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो में जाकर और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें देखिएगा कि मैट्रिक क्लास 10th का जो साइंस होगा उसमें आप अम्ल क्षारक चैप्टर का दिया है, उसमें आप देखकर आप ये क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकता है वो आप देख सकते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि H+ आयन जो है सांद्रता का विलयन प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब हाइड्रोजन आयन को जो है वो सांद्रता बढ़ाती है तो विलयन और अधिक अम्ल होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन जो होते हैं अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होता है, तो देखिए H+ आयन जो है वो क्षारीय है, परंतु OH जो है OH आयन जो है सांद्रता से कम होती है, इसीलिए यह क्षारकीय है। समझ गए, इसीलिए यह क्षारकीय है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड से और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक का है कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो कोई किसान देखिए मिट्टी की अम्लता की परिस्थिति के बिना बुझा हुआ चूना जो है वह मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा, वो मिट्टी को क्या करेगा, उदासीन बनाने के लिए ये सब करेगा। ठीक है। अब देखिए
CaOCl2 यौगिक प्रचलित नाम, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, शुष्क बुझा हुआ चूर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम किया जाता है? तो कठोर जल को जो है मृदु यानी मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट जो है, जिसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, इसका उपयोग धोने का सोडा यानी मृदु जल के लिए, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का समीकरण कीजिए। देखिए, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर 2NaHCO3 और इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, यानी Na2CO3 बनाएगा। और गर्म जब करते हैं तो वो हाइड्रोजन और जल अलग हो जाएगा, यानी H2 और CO2 को इसमें से हटा देंगे तो वो ये बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण है। तो देखिए, CaSO4 को हाफ H2O के साथ फिर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaSO4 2H2O यानी जिप्सन से क्या बनता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो जिप्सन बन गया। अब देखिए मेरे दोस्तों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो pH संभवतः क्या होगा? देखिए, 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। तो लाल लिटमस को जब लाल को नीला कर देता है, तो उसका संभवतः मान क्या होता है, यानी वो उसका जो है वह 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा कौन है जो लाल को नीला कर देता है? 7 से बड़ा 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई विलयन के पिसे हुए कवच, कोई विलयन जो है अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह विलयन का क्या नाम है? तो HCl। क्या नाम है? HCl। अब देखिए अगला क्या है कि NaOH 10 ml विलयन और HCl 8 ml विलयन वो उदासीन हो जाता है। तो NaOH की उसी विलयन में 20 ml ले तो HCl के विलयन में कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? तो देखिए, इसका जो हम पिछले क्लास में बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ एक्सप्लेन न करते हुए इसका आंसर से बताते हैं। आप लोग कमेंट में इसका एक्सप्लेन दीजिएगा, अगर नहीं दे पाएगा तो हम देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 ml। अब देखिए, अपच का उपचारक करने के लिए निम्न किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन हो जाएगा? एंटीसिड प्रति अम्ल, यानी एंटीसिड क्या हो जाएगा? प्रति अम्ल। अब देखिए अगला क्या है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए पहले क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करती है, तो Zn और H2SO4 यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। फिर है तनु हाइड्रोक्लोरिक और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। फिर ऐसा ही है, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस, फिर लोहे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी वही निकलता है। अब देखिए, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं और इनका वर्गीकरण जल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करें। देखिए, ये जो है ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के विलयन लीजिए, इस सब का विलयन लेना होगा। उसके बाद कॉर्क को 2 किलो के लगाकर फिर 100 ml के बीकर लेना होगा। फिर अब किलो को 6 वोल्ट की बैटरी, यानी 6 वोल्ट की बैटरी को दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए और बीकर को थोड़ा तनु यानी HCl अम्ल को विद्युत धारा के द्वारा प्रवाहित करें। हम आपको ये जो है वो हम बीकर में ऐसे करके हम आपको समझाए थे, बस सिर्फ वही चित्र पार देना है और इतनी बात लिख देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत धारा का
चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल यानी आश्रित जल जो है वो शुद्ध जल होता है, इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत धारा के चालन के लिए आयन की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा के जल में विद्युत धारा चालन होता है क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर इसे अम्ल बनाते हैं। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलकर यह अम्ल बना देता है और अम्लीय होने के कारण H+ आयन उत्पन्न कर, जिसके कारण यह चालन होता है। अब देखिए अगला क्या है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता, स्थिति में जो है H+ आयन अलग होता है। अब देखिए 5 बिलियन ABCDE सार्वत्रिक सूचकांक pH मान इतना 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 है तो कौन सा विलियम है। हम आपको ये बताए थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर हम आपको थ्योरी बहुत ही अच्छी तरह से समझाए थे, और नहीं बनेगा तो यहाँ पर आंसर दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन है और उसके बाद ये आंसर है, जिसका देखिए हम आपको बता दें, जिसका 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल होगा और जिसका 7 से बड़ा होगा वो क्षारीय होगा। अब देखिए 10वां क्या है कि A और B समान लंबाई का मैग्नीशियम पट्टी लीजिए और A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और B में एसिटिक अम्ल लीजिए और किस पर रखनी में तेज़ी से बुधवार। तो A में बुधवार जो होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, समझ गए। ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बनने पर pH मान क्या परिवर्तन होता है। देखिए ताज़े दूध का pH मान 6 होता है तो दही बनने पर प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का, इसलिए pH मान 6 से कम होता है। देखिए एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है और ताज़ा दूध का pH मान जो है वो अधिक यानी कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है pH मान। इस दूध में दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। देखिए मेरे दोस्तों, ताज़े दूध का pH मान वो 6 होता है और इसका क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिक जीवाणु जो है वो अम्ल को अम्लीय बना देता है, दूध को अम्ल बनाता है। और दूध इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध जो है लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिसके कारण लंबे समय तक बना रहे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये फर्स्ट का आंसर है और ये जो है वो सेकंड का आंसर है। सेकंड का आंसर क्या होगा कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल ताज़े यानी बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है और अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। अब देखिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी यानी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी आर्द्रता जो है वो जल में अवशोषित ठोस पदार्थ को जिप्सम बना देता है, जिसके कारण जल में मिलकर यह जमने की गुण नष्ट कर देता है। अब देखिए उदासीनीकरण क्या है, ये हम भी बताए थे और आप देख लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल जो है अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया का उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर उदासीन बना देता है। अब देखिए धोने के सोडा के दो प्रमुख उपयोग क्या है। यहाँ पर 3 है। दो सोडियम कार्बोनेट कांच के साबुन बनाते हैं, उद्योग में काम आता है। इसका उपयोग सोडियम को घरों में साफ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों। अब अगले वीडियो के लिए आप निश्चिंत रहे, आपको अगले वीडियो फिर मिल जाएगा और उस वीडियो को देखना ना भूलिए।